Good afternoon and welcome you all. In today's class, we are going to continue with the chapter inventories. सबसे पहले illustration 10 को solve करेंगे and then उसके बाद एक एक करके सारे practical questions, ठीक है? तो चलो illustration 10 को discuss करें. Illustration 10 भी मेरा type 3 वाला illustration है. And type 3 में बोलो टाइप 3 में अप्रोच क्या था? अच्छा, टाइप 3 के क्वेश्चंस को पहचानते कैसे थे अपने? रेट कैलकुलेशन हाँ, ईयर के एंड में, अकाउंटिंग ईयर के एंड में क्लोजिंग स्टॉक इन्वेंट्री टेकिंग नहीं हुआ, क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन नहीं हुआ, तो वो 10 से 15 दिन बाद नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर में होता है. तो अपने को 10 से 15 दिन बाद जब स्टॉक टेकिंग हुआ तो उसका वैल्यूएशन दिया हुआ रहता है. तो अपने को एक तरीके से बैक कैलकुलेशन करके इन्वेंट्री एज ऑन 1st अप्रैल या तो 31st मार्च निकालना होता है, राइट? यस और नो? याद है कि नहीं? हाँ सर. तो उसके लिए क्या प्रोसेस था? देखो, ये वाला याद होगा आप लोग को. लास्ट इलस्ट्रेशन 9 में क्लोजिंग स्टॉक ऑन 15 अप्रैल 2022 दिया हुआ है. उसके साथ भी ऐड 15 डेज में जो सेल हुआ उसका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ऐड करके भी सब्ट्रैक्ट परचेजेस 15 डेज का परचेजेस. सो वी गेट ओपनिंग स्टॉक ऑन 1st अप्रैल विच इज क्लोजिंग स्टॉक ऑन 31st मार्च. ठीक है? सो क्लोजिंग स्टॉक add COGS less purchases is equal to opening stock, which is closing stock in the previous year accounting year end. चलो पार्टिसिपेट करना. हाँ, एंड थोड़ा समझ कर पार्टिसिपेट करना, हड़बड़ाना मत आंसर करने से पहले. सो इन्वेंट्री टेकिंग फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2022 was completed by 10th April 2022. सो अपना अकाउंटिंग ईयर एंड कब हो रहा है? ऑन 31st March 2022. सो इस दिन इन्वेंट्री टेकिंग नहीं हो पाया. इन्वेंट्री टेकिंग फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2022 was completed by 10th April 2022. यानी इन्वेंट्री टेकिंग हुआ किस दिन? 10th April 2022. The valuation of which showed an inventory figure of rupees 16,75,000 at cost as on the completion date. So 10th April 2022 को इन्वेंट्री वैल्यूएशन कितना का हुआ? रुपीज 16,75,000 at cost. After the end of the accounting year, means after 31st March 2022, until the date of completion of inventory taking, till the date of completion of inventory taking means till 10th April 2022. So from 31st March 2022 यानी 1st April 2022, 31st March 2022 लो या 1st April 2022 लो, एक ही बात है. So from 1st April 2022 until the date of completion of inventory taking, that is 10th April 2022, sales for the next year, ये जो 10 दिन है ये नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर में है. 1st April 2022 से लेकर 10th April 2022, ये 10 दिन नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर में है.
Sales for the next year were made for rupees 68,750. तो ये 10 दिन का सेल्स कितना दिया हुआ है? 10 दिन का सेल्स इज 68,750. Profit margin being 33.33% on cost. 33.33% on cost. तो इसके लिए तो मेरे को कॉस्ट चाहिए प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए, बिकॉज प्रॉफिट मार्जिन इज 33.33% ऑन कॉस्ट. तो प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए वी रिक्वायर कॉस्ट. बट हमें क्या सेल्स दिया हुआ है? सेल्स का अमाउंट बताया हुआ है. सेल्स का अमाउंट बताया हुआ है, कॉस्ट का नहीं. Sales is 68,750 sales. So for this, to calculate profit, we should know the profit percentage on sales. ठीक है, प्रॉफिट परसेंटेज ऑन सेल्स. तो ये जो 33.33% ऑन कॉस्ट है, इसको हमें प्रॉफिट परसेंटेज ऑन सेल्स में कन्वर्ट करना है. यानी प्रॉफिट का मार्जिन का परसेंटेज ऑन सेल्स कैलकुलेट करना है. ऑन कॉस्ट से ऑन सेल्स में कन्वर्ट करना है. तो कैसे करें? 33.33% ऑन कॉस्ट पर सेंट पर 100 ऑन कॉस्ट, यानी हर 100 रुपए के कॉस्ट पर प्रॉफिट इज 33.33. हर 100 रुपए के कॉस्ट पर प्रॉफिट इज 33.33. सो व्हेन कॉस्ट इज 100, profit is 33.33, then selling price is 133.33. If cost is 100, profit is 33.33, then selling price is 133.33. ये चीज सबको समझ में आया? यस सर. ठीक है. सो प्रॉफिट का परसेंटेज ऑन सेल्स विल बी 33.33 divided by 133.33 into 100. 25%. 25% on sales आ रहा है. क्लियर? इसको लिखो. अच्छा, अभी इलस्ट्रेशन 10 का हम लोग एक नोट लिखा रहे हैं. ये नोट अभी सिर्फ सेल्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए लिखना है. इस नोट को आप एग्जाम में नहीं लिखोगे. ये आपका ट्यूटोरियल नोट है. ठीक है, यानी फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पस. दिस नोट यू विल नॉट राइट इन द एग्जाम. एग्जाम में आपको 25% के कैलकुलेशन को शो नहीं करना है. Examiner expects that key students knows this equation. What equation? If profit is 33.33% on cost, then it is 25% on sales. 1/3 on cost. Correct. So examiner expects that key student should know this. So आपको इसका कैलकुलेशन एग्जाम में शो नहीं करना है, राइट? बट अभी लिखो illustration 10. देखो, प्रॉफिट इज 33.33% on cost. Then let cost be rupees 100. Profit is equal to 33.33% of 100 is equal to rupees 33.33, and selling price is equal to
कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, है ना। So therefore profit percent on sales will be equal to 33.33 by 133.33 into 100 is equal to 25% on sales. ठीक है। अब इसी के नीचे एक पोयम माने कविता, ऑनक्वेर कविता लिख दे। ठीक है। पोयम क्या है? इफ profit is 33.33% on cost, then profit is 25% on sales or selling price. Poem का next line, if profit is 25% on cost, then profit is 20% on sales. If, ये आप खुद से चेक कर रहा, अभी चेक कर सकते हैं। कॉस्ट 100, प्रॉफिट 25% ऑन कॉस्ट माने ₹25 फॉर ईच ₹100 ऑफ कॉस्ट. Cost is ₹100, profit is 25% of 100, ₹25. Selling price is ₹125. 25 by 125 is 20%. হয়েছে? আরেকটা লাইন, if profit is 20% on cost, very nice, then profit is 1/6 means 16. Very nice, very nice, excellent. ये पोएम आपको याद कर लेना, समझ में। और ये वाला कैलकुलेशन जो हमने स्टार्टिंग में दिया, ये एग्जाम में देकर अपना टाइम वेस्ट मत करना। ये वाला करेक्ट, जो मैंने हाईलाइट करके रखा है ना, यू डोंट हैव टू गिव इन द एग्जाम, टाइम वेस्ट होगा आपका, बिकॉज ईच एंड एवरीवन नोज दिस पोएम. Examiner also knows that, the students knows this poem. Poem is profit is 33.33% on cost, then profit is 25% on sales. If profit is 25% on cost, then profit is 20% on sales. If profit is 20% on cost, then profit is 16.67% on sales. Right? या आप कैलकुलेट करके भी देख लो ना. कॉस्ट इज 100, प्रॉफिट इज 20% ऑन कॉस्ट माने ₹20, तो सेलिंग प्राइस इज ₹120. यस बेटा, selling price is ₹120, so profit on sales is 20 by 120 into 100 is 16.67%. अच्छा, एक क्वेश्चन है, आप आस्क मी. cost 16.67 on cost, 1/7 on sale. Like that. It continues to go like that. Correct. But मतलब काम के लिए ये 3 लाइन इंपॉर्टेंट. ठीक है, मतलब जो एग्जाम में क्वेश्चन सेट होगा कोई भी चैप्टर से जो इस फॉर्मूला को यूज करेगा, तो ये 3 ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के. क्लियर है? अच्छा, जस्ट एक सिंपल क्वेश्चन है. जैसे ये पोएम में हमने देखा
कि प्रॉफिट का परसेंटेज ऑन कॉस्ट इज ऑलवेज मोर देन सेम प्रॉफिट का परसेंटेज ऑन सेल्स. Why so? प्रॉफिट का परसेंटेज ऑन कॉस्ट is more than same profit का percentage on sales. Why so? Sales profit is included. No. Profit, imagine करो, profit on cost means profit by cost into 100 माने profit on cost माने की profit by cost into 100. Profit on sales माने profit by sales into 100. अभी दोनों फॉर्मूलाज में, हाँ बोलो बेटा. सर आई डोंट नो, कुछ ग्लिच हो गया फोन पे. आई कांट सी द स्क्रीन. कैन आई जस्ट रीस्टार्ट माय फोन एंड जॉइन इफ इट्स ओके? बिकॉज आई ट्राइड पुटिंग इट ऑन फ्लाइट मोड बट इट्स नॉट हेल्पिंग. ठीक है बानी, ये सब आपका पर्सनल चीज आप करो, बट क्लास के बीच में यू शुड नॉट, बिकॉज क्लास इज गेटिंग रिकॉर्डेड ना. सॉरी. ठीक है, नेक्स्ट टाइम मत करना. बोलो वाई. Profit percentage on cost means profit by cost into 100, and profit percentage on sales means profit by sales into 100. तो दोनों फॉर्मूलाज में देखो, जो डिनोमिनेटर है कॉस्ट के केस में द डिनोमिनेटर इज स्मॉल एंड सेल्स के केस में डिनोमिनेटर इज बिग. तो दैट इज व्हाई प्रॉफिट का परसेंटेज is more when profit is on cost, and profit ka percentage is less when profit is on sales. Because when profit is on sales, sales ka amount is bigger than cost. So when the denominator is bigger, the percentage becomes small. Clear hai? Aparna, ye clear hua beta aapko? Yes, sir. अभी इसको हम अपने जहन में रोक तो दी, ठीक है, बसा लेंगे. ठीक है, अब आगे इस मतलब ये इक्वेशन को लेकर आगे कोई भी डिस्कशन अपने नहीं करेंगे. सिंपली ये पोएम के लाइंस को हम यूज करेंगे टू सॉल्व आवर क्वेश्चंस. ठीक है. So finally 33.33% on cost is 25% on sales. तो अभी तक जहां तक हमने क्वेश्चन को रीड किया है, what have we found out? What data has been given? कि स्टॉक टेकिंग 31 मार्च 2022 को नहीं हुआ था. कब हुआ है? 10 अप्रैल 2022 को हुआ है, और 10 अप्रैल 2022 को स्टॉक का वैल्यूएशन 16,75,000 हुआ. यही मेरा टाइप 3 के स्टेटमेंट का स्टार्टिंग लाइन होगा. यस और नो? है ना? ऐसे ही तो स्टार्ट करेंगे. देखो ये 15 अप्रैल का स्टॉक था, तो 10 अप्रैल का स्टॉक इस सब में है, तो स्टॉक से स्टार्ट करेंगे. उसमें ये 10-15 दिन का सीओजीएस ऐड करेंगे. 10-15 दिन में जो सेल्स हुआ था उसका सीओजीएस ऐड करेंगे. और नेक्स्ट हमें ये 10 दिन का सेल्स दिया हुआ है 68,750, एंड प्रॉफिट का परसेंटेज ऑन सेल्स 25%, ये हमने निकाल लिया. देन परचेजेस फॉर द नेक्स्ट ईयर. Purchases for the next year means from 1st April to 10th April included in the inventory amounted to rupees 90,000. So purchases कितना amount का rupees 90,000 at 90,000. cost less trade discount 10%. So 90,000 का 10% is 9,000. So trade discount को हमेशा हम लोग क्या करते हैं? Minus. And we do the accounting for the net purchases after trade discount. So what is the amount of purchases after trade discount? It is 81,000. हमारे लिए relevant. Very good. Amount कौन सा है?
81,000। ठीक है, अब ये वाला लाइन को रीड करके सुनो, कौन बता सकते हैं कि इस लाइन का मीनिंग क्या है? ठीक है, देखते क्या है। ड्यूरिंग दिस पीरियड, ड्यूरिंग दिस पीरियड माने विच पीरियड? 1st April 2022 to 10th April 2022, goods were added to inventory. Goods were added to inventory at the markup price of rupees 3,000 in respect of sales return. So tell me the meaning of this line. So Sudan was added in. Sir, the goods were sold before, but they have been returned and it is added in the inventory. ये तो आप ये सेल रिटर्न एडेड टू द इन्वेंट्री जंबल अप करके बोलते हैं। इसका सिंपल मीनिंग इज 3,000 रुपए का सेल्स रिटर्न, दैट इज इट। ये 10 दिन में 3,000 का सेल्स रिटर्न। मार्कअप प्राइस मीन्स व्हाट? Markup means what? Cost plus profit. When you mark up the cost, it is called markup price. So what is markup? Cost plus profit. आप प्रॉफिट से कॉस्ट प्राइस को जब मार्क अप करते हो, द मार्कअप प्राइस इज कॉस्ट प्लस प्रॉफिट विच इज द सेलिंग प्राइस। सो मार्कअप प्राइस का सिंपल मीनिंग इज सेलिंग प्राइस। तो 3,000 का सेल्स रिटर्न हुआ है, एज सिंपल एज दैट। एंड सेल्स रिटर्न जब होता है तो गुड्स वापस आता है। वापस जब गुड्स आता है तो हम उसको अपने स्टॉक में रख लेते हैं। कस्टमर आकर गुड्स को रिटर्न किया तो आप उसको अपने स्टॉक में रखोगे, है ना? ठीक है, तो वही करते हैं। तो सिंपल सी बात है, सेल्स रिटर्न 3,000 का हुआ है, यानी नेट सेल्स बताओ। नेट सेल्स 68,750 माइनस 3,000 इज इक्वल टू 65,750 का नेट सेल्स है। ठीक है, तो नेट सेल्स इज 65,750। ओके, सो क्या क्या इंफॉर्मेशन है? स्टॉक ऑन 10th April 2022 16,75,000, perfect. Net sales 65,750 after sales return of 3,000. Gross profit margin 25% on sales. Purchases after trade discount rupees 81,000। तो देखो वो स्टेटमेंट को बनाने के लिए सारे इंफॉर्मेशन हमारे पास अवेलेबल हो गया है। तो अब वो स्टेटमेंट को बनाकर हम ओपनिंग स्टॉक निकालेंगे। ठीक है, अब यहां से लेकर यहां तक देखने में अच्छा खासा बड़ा पैराग्राफ लग रहा है, बट जब अपने रीड करेंगे हमें सेकेंड्स भी नहीं लगेगा इसको समझने के लिए। इट इज सो इजी। ठीक है, करें। तो ये पैराग्राफ को अपने थोड़ी देर बाद रीड करते हैं। अभी तक जहां तक रीड किया है वहां तक स्टेटमेंट को ड्रॉ करते हैं। ठीक है, ओके। आप पढ़ना लिख कर रही बेटा।
देखो आया ये। कैलकुलेशंस को चेक कर लेते एक बार। इनको लगा भी। सर वो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन हाँ, अभी ठीक कर देता हूँ। होगा। ठीक है, देखो अभी। 16,438 आ रहा है। अभी ठीक है। सो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन इज 16,438 माइनस करके COGS इज कमिंग टू 49,312। COGS को वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री के साथ ऐड करके 17,24,312, उसमें से 81,000 परचेजेस को लेस करके 16,43,312। ठीक है, करेक्शन कर लिया आपने। 16,436 क्या चीज? gross profit. चेक ना, 65,750 इंटू 25% करो कितना आ रहा है। ब्रिंग कैलकुलेटर। ठीक है, But if you use inventory method, 65,750 into 100 by 1. ये करो। क्या चीज? 65,750 into 100 by 100. So it comes there. नो, 133.33333। Approx the answer will come in. हाँ, तो आपका 2 रुपए का डिफरेंस है, तो वही रीजन है। ठीक है, क्लियर है यहां तक? नेक्स्ट। तो यहां तक हमने किया, टाइप 3 का क्वेश्चन है ये, राइट? सो आफ्टर द इन्वेंट्री टेकिंग, ये नहीं सब कुछ होने के बाद, इट वॉज फाउंड दैट देर वर सर्टन वेरी ओल्ड स्लो मूविंग आइटम्स। स्लो मूविंग आइटम्स का मतलब जो बहुत धीरे धीरे बिकता है, जिसका मार्केट में तेजी नहीं है। तेजी मतलब कि बहुत कम बिकता है, स्लो मूविंग आइटम्स। तो बिजनेस एंटिटीज ऐसे आइटम्स भी रखते हैं, उनका जो बिजनेस है उसमें से कुछ ऐसे आइटम्स होते हैं जिनका मार्केट इज नॉट तेजी, थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके बिकते हैं। वेरी स्लो, वेरी ओल्ड स्लो मूविंग आइटम्स। Old slow. ओल्ड मीन्स पुराना हो चुका है, मतलब बहुत पहले खरीदा था उसको। ठीक है, अभी तक नहीं बिका है। स्लो मूविंग, धीरे धीरे करके बिकता है। कॉस्टिंग ₹11,250। ये स्लो मूविंग आइटम्स का कॉस्ट कितना? 11,250, विच शुड बी टेकन एट 5250। तो स्टॉक टेकिंग के बाद ये पता चला कि कुछ आइटम्स ओल्ड स्लो मूविंग आइटम्स है जिनका कॉस्ट 11,250 था, यानी इनको 11,250 में खरीदा था, बट विच शुड बी टेकन एट 5250, यानी इसको 5250 में लेना है, रखना है अपने इन्वेंट्री में 5250 में
रखना है। तो इन्वेंट्री के वैल्यूएशन से आप क्या करोगे? Yes. लेस व्हाट अमाउंट? 11 minus 5. 11,250 माइनस 5,250 इज 6,000 को आप लेस करोगे। तो इन्वेंट्री का वैल्यूएशन को आप 6,000 से कम कर देंगे विथ रेस्पेक्ट टू दिस ओल्ड स्लो मूविंग आइटम्स। कंसेप्ट क्या यूज कर रहे हैं अपने? कंसेप्ट क्या यूज कर रहे हैं? कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर। कॉस्ट इज 11,250, NRV is 5250. How did you know NRV is 5250? 5250 to ensure disposal to an interested customer. ठीक है? So it is a net realizable value from that customer 5250. So NRV is 5250. Yes, conservatism. तो cost और NRV whichever is lower. तो इस इन्वेंट्री के रेस्पेक्ट में इन्वेंट्री के वैल्यूएशन को 6,000 से कम कर देना है। ये ओल्ड स्लो मूविंग आइटम्स के लिए 6,000 से कम कर देना, लेस। ओके, सो इन्वेंट्री के वैल्यूएशन को इन वेरी ओल्ड स्लो मूविंग आइटम्स के लिए वैल्यूएशन को 6,000 से कम करना है। ठीक है, कम मतलब लेस करेंगे, तो इधर में लिखो लेस डिक्रीज इन ब्रैकेट्स में दिखाओ 6,000 कैसा है। ओके, नेक्स्ट क्लियर है बेटा? नेक्स्ट, ड्यू टू हेवी फ्लड certain goods costing rupees 15,500 were received from the supplier, यानी इन्वेंट्री में इंक्लूडेड है, were received from the supplier beyond the delivery date of customer। मतलब क्या है? were received from the supplier beyond the delivery date of customer, यानी बिजनेस को जिस दिन अपने कस्टमर को डिलीवर करना था वो गुड्स, वो डिलीवरी डेट के बाद these goods were received from the supplier। After delivering the one. समझ में आया ना? तो जिस डेट में कस्टमर को डिलीवर करना था, कस्टमर को डिलीवर करने के लिए मैंने गुड्स ऑर्डर किया, बट सप्लायर के एरिया में या रीजन में फ्लड आ गया, तो डिलीवरी डिलेड हो गया, डिलीवरी में डिले हो गया, इट एक्सीडेड द डिलीवरी डेट ऑफ द कस्टमर। सो ड्यू टू हेवी फ्लड certain goods costing rupees 15,500 were received from the supplier। supplier से आ चुका है, बट आफ्टर द डिलीवरी डेट ऑफ कस्टमर, यानी कस्टमर को जिस दिन डिलीवर करना था उसके बाद ये गुड्स रिसीव हुआ है सप्लायर से, बिकॉज सप्लायर के रीजन में फ्लड आ गया था। आई बात समझ में? As a result, the customer refused to take delivery। कस्टमर मना कर दिया कि अब मेरे को चाहिए नहीं, बिकॉज कस्टमर भी अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपसे गुड्स को ऑर्डर किया था, आपको गुड्स को ऑर्डर दिया था। कस्टमर भी तो अपना रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको गुड्स को ऑर्डर दिया था। अब वो डेट एक्सपायर हो गया तो कस्टमर का वो यूज खत्म हो गया है, कस्टमर ने किसी कोई और जगह से वो गुड्स खरीद लिया, जो भी हो,
तो ड्यू डेट के बाद कस्टमर ने ऑर्डर कैंसिल कर दिए. Order. He refused to take delivery because the due date exceeded. Because कस्टमर का भी अपना कुछ रिक्वायरमेंट होगा for these goods on a certain date, but वो डेट एक्सीड होने के कारण कस्टमर ने डिलीवरी लेने से रिफ्यूज कर दिया, मना कर दिया कि हमें ये गुड्स नहीं चाहिए. हो सकता है कस्टमर ने कहीं और से ये गुड्स परचेज कर लिया होगा, या कस्टमर का काम हो चुका है, डेट खत्म हो गया, तो कस्टमर को जिस डेट में ये चाहिए था वो डेट में नहीं मिला, तो उसका काम हो गया, इस गुड्स का काम और नहीं है उसको कस्टमर को. क्लियर है? ठीक है. एंड नेट रियलाइजेबल वैल्यू of the goods was estimated to be 12,500 on 31st March. Less 3,000. बस. I told you ना, seconds भी नहीं लगेगा समझने में. Cost is 15,500. NRV is 12,500, whichever is So, less 12,500. तो हमें क्या करना है, ये गुड्स को एनआरवी में लेना है. एनआरवी में लेने के लिए इन्वेंट्री से 3,000 को लेस कर देंगे. लिखो लेस हम्म which is opening stock. हाँ, this is value of inventory on 1st April 2022, which means value of inventory on 31st March 2022. देखो यहां से यहां तक तो एकदम This is 10 marks. 10 marks. 8 marks you can say. देखो यहां से यहां तक तो इजी टू अंडरस्टैंड बिकॉज ये एकदम बेसिक है ऑफ टाइप 3 क्वेश्चंस. ठीक है. तो जिस दिन स्टॉक टेकिंग हुआ उस दिन का वैल्यू ऑफ स्टॉक इन्वेंट्री एड 10-15 दिन का सीओजीएस लेस परचेजेस 10-15 दिन का करके अमाउंट आया. देन इस क्वेश्चन में एक्स्ट्रा में क्या था, ये दो सिचुएशंस के लिए कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर. क्योंकि एनआरवी वॉज लोअर तो स्टॉक को एनआरवी में लाने के लिए डिफरेंस अमाउंट को हमने माइनस कर दिया. ठीक है. राइट. ओके. Yes, sir. So with this we come to, we have completed
solving all the illustrations of the study material. Right, all the illustrations have been solved. Illustration 1 to 12. Right. Now we shall also solve practical questions of this chapter. Certain chapters का हम practical questions भी क्लास में solve करेंगे depending upon कितना varieties है उसके practical questions में. ठीक है, तो कुछ कुछ चैप्टर्स का अपने प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी क्लास में सॉल्व करने वाले हैं. तो उनमें से एक इन्वेंटरीज है, तो इन्वेंटरीज का भी एक एक करके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को क्लास में सॉल्व करें. ठीक है, सो at the end of this chapter you find the practical questions. सबसे पहले प्रैक्टिकल क्वेश्चन 2. प्रैक्टिकल क्वेश्चन 2 को देखकर आइडेंटिफाई करो ये कौन से टाइप का है. टाइप 1, 2 या 3, तीन टाइप्स अभी अपने कर चुके हैं. मैंने बोला भी था कि आज क्लास में आने से पहले रिवाइज करके आना. नाउ यू टेल मी प्रैक्टिकल क्वेश्चन 2 कौन से टाइप का है. टाइप 2. एंड कौन से इलस्ट्रेशन में हमने किया था इसको. इलस्ट्रेशन नंबर 8. सो क्वेश्चन 2 इज टाइप 2 रिपीटेड सेम एज इलस्ट्रेशन 8. तो ये आप लोग का होमवर्क है. ठीक है, सो अभी इलस्ट्रेशन सॉरी प्रैक्टिकल क्वेश्चन 1 रेडी. वेरी इजी, वेरी इजी. अब देखो कितना इजीली और एबल टू आइडेंटिफाई. एंड यू नो आपको हर टाइप को सॉल्व करने का क्या अप्रोच लगाना है. तो मैंने कितना आसान कर दिया आपके लिए. अब बाहर किसी स्टूडेंट से पूछो कि इन्वेंटरीज का ये क्वेश्चन सॉल्व करके तो वो टाइम लगाएगा. और सर मैंने दिस क्या इज कर टाइप दिया, 3 ना. क्वेश्चंस को मैंने टाइप वाइज क्लासिफाई कर दिया एंड हर एक टाइप को सॉल्व करने का अप्रोच बता दिया. इनफैक्ट हर एक टाइप को आइडेंटिफाई कैसे करना भी आपने आइडेंटिफाई किया ना, तो वो स्टाइल भी बता दिया. बोल बेटा. टेल मी क्या बोल रहे थे पढ़ना आप. सर बोल रहे थे कि टाइप 3 का क्वेश्चन है. हाँ हाँ टाइप 3 करेक्ट बेटा, वेरी नाइस. ठीक है, देखो अब खुद से हमने क्वेश्चन 2 को भी समझा ये टाइप 2 का है, फिर क्वेश्चन 1 को तुरंत समझ गए टाइप 3 का है. और जैसे ही टाइप को हम समझ जाते हैं हमें पता है कि अप्रोच क्या होगा. तो हमारा प्रोग्राम ऑलरेडी रेडी है आउटपुट देने के लिए, बिकॉज इनपुट वॉज करेक्ट. क्लास में जो इनपुट मिल रहा है आपको दैट इज करेक्ट. तो प्रोग्रामिंग हो चुका है माइंड में. अब एग्जाम में आउटपुट तुरंत आ जाएगा. ओके, so X was closing his books on 31st March 2022, failed to take the actual stock on 31st March 2022, which he did. Stock taking was done on 9th April 2022, 9 दिन बाद in the next accounting year, when it was ascertained by him to be worth rupees 2,50,000. So this is our starting point. Okay. Ab very easy to understand. It was found that sales are entered. Technical nahi hai, very easy hai. It was found that sales are entered in the sales book on the same day of dispatch, and sales return inwards means sales return in the returns book as and when the goods are received back. मतलब क्या है, मतलब बिल्कुल साफ है. सेल्स जो है वो सेल्स डे बुक में रिकॉर्ड किया जाता है ऑन द सेम डे ऑफ डिस्पैच, यानी जिस दिन हमने गुड्स को डिस्पैच कर दिया है सेम डेट में सेल्स डे बुक में सेल्स को रिकॉर्ड कर लेते हैं. एंड सेल्स रिटर्न जब होता है,
सेल्स रिटर्न हम सेल्स रिटर्न डे बुक में रिकॉर्ड करते हैं एज एंड व्हेन द गुड्स आर रिसीव्ड बैक। यानी क्या हो रहा है कि सेल्स एंड सेल्स रिटर्न का जो जर्नल है दैट इज पास ऑन द डेट ऑफ फिजिकल मूवमेंट्स ऑफ द गुड्स। फिर से सेल्स एंड सेल्स रिटर्न का जो एंट्री है दैट इज पास्ड ऑन द डेट ऑफ फिजिकल मूवमेंट्स ऑफ द गुड्स। कैच करो, सेल्स आर एंटर्ड इन द सेल्स डे बुक on the same day of dispatch, physically goods moving out, and return inwards in the returns book as and when the goods are received back, physical inward movement of the goods. Okay, यानी सेल्स एंड सेल्स रिटर्न का जो जर्नल है दैट इज रिकॉर्डेड ऑन द डेट ऑफ फिजिकल मूवमेंट ऑफ द गुड्स। ठीक है, सेल्स ऑन द डेट ऑफ डिस्पैच, sales return on the date when the goods are received back. Perfect. But purchases are entered in the purchases day book once the invoices are received. But purchases को purchases day book में record कब करते हैं? When the invoices are received, यानी अपने को supplier से bill मिल जाता है तब उसको उस दिन रिकॉर्ड करते हैं परचेजेस डे बुक में। And before or after payment. यानी परचेजेस का रिकॉर्डिंग इज नॉट डिपेंडिंग ऑन द Payment. is not depending on the date when the goods are received in the godown or the warehouse. Purchases are entered in the purchases day book when the invoices are received. यानी सप्लायर से जब बिल आता है that date the purchases are entered in the purchases day book. So purchases are not entered in the purchases day book when the goods are on the date when the goods are received. समझ में नहीं? यानी purchases का entry does not depend upon the physical receipt of the goods. जिस दिन सप्लायर से इनवॉइस मिल गया परचेजेस को अपन रिकॉर्ड कर लेते हैं। हो सकता है गुड्स का डिलीवरी सप्लायर के तरफ से पहले ही हो जाए, इनवॉइस बनने से पहले, बट जब तक अकाउंटेंट को परचेजेस का इनवॉइस सप्लायर से नहीं मिलता वो परचेजेस को परचेजेस डे बुक में रिकॉर्ड नहीं करता। हो सकता है कि गुड्स पहले रिसीव हो जाए, नो, इट विल नॉट बी रिकॉर्डेड अंटिल द इनवॉइसेस आर रिसीव्ड फ्रॉम द सप्लायर। ये कंपनी का पॉलिसी है, इनका मतलब ये जो मिस्टर एक्स है उसका पॉलिसी है। एंड हो सकता है कि अदर केसेस में द इनवॉइसेस आर रिसीव्ड पहले एंड द गुड्स आर रिसीव्ड लेटर। तो जिस दिन गुड्स रिसीव हुआ है सप्लायर से गोडाउन में आया वो रेलेवेंट नहीं है टू रिकॉर्ड परचेजेस। इनवॉइस इज रेलेवेंट। जिस दिन इनवॉइस रिसीव हुआ दैट डे द परचेजेस आर रिकॉर्डेड इन द परचेजेस डे। गुड्स कब रिसीव हुआ गोडाउन में फ्रॉम द सप्लायर दैट इज नॉट रेलेवेंट टू रिकॉर्ड परचेजेस। ठीक है, तो ये बिल्कुल ऑपोजिट हो गया फ्रॉम द सिस्टम ऑफ रिकॉर्डिंग सेल्स एंड सेल्स रिटर्न, बिकॉज सेल्स एंड सेल्स रिटर्न के लिए तो फिजिकल मूवमेंट ऑफ द गुड्स इज रेलेवेंट, बट परचेजेस के लिए इनवॉइसेस आर रेलेवेंट। For sales invoices. परचेजेस के लिए फिजिकल मूवमेंट ऑफ गुड्स आर नॉट रेलेवेंट। अब And for purchase accounts. वो तो बोला हुआ नहीं है, ठीक है, सो कैन नॉट कमेंट। चलो, तो ये इंफॉर्मेशन का काम महत्वपूर्ण है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है, कभी भी अभी तक कोई भी क्वेश्चन में आपने ये स्पेसिफिक वर्ड नहीं देखा, द फिजिकल स्टॉक। अभी तक जितना भी इलस्ट्रेशन हमने सॉल्व किया उसमें कहीं पर भी हमने ये नहीं
देखा कि क्वेश्चन ने फिजिकल स्टॉक का वैल्यू पूछा, खाली वैल्यू ऑफ स्टॉक पूछा। अब वैल्यू ऑफ स्टॉक का मतलब क्या हो सकता है? स्टॉक जो मेरे गोडाउन में है, स्टॉक जो मेरे कस्टमर के पास है पेंडिंग अप्रूवल, स्टॉक जो मैंने किसी एजेंट को दिया है फॉर सेल ऑन कंसाइनमेंट बेसिस, मेरा एजेंट को मैंने दिए, वो मेरा एजेंट है, तो उसके पास भी जो अनसोल्ड स्टॉक है वो मेरा स्टॉक है। तो अभी तक जितना भी क्वेश्चंस हमने सॉल्व किया उसमें टोटल स्टॉक का वैल्यूएशन किया, चाहे वो बिजनेस एंटिटी के वेयरहाउस गोडाउन में हो, या कस्टमर के पास हो पेंडिंग अप्रूवल हो, या कंसाइनी के पास है अनसोल्ड स्टॉक, या गुड्स इन ट्रांजिट हो, आपने सप्लायर से माल मंगवा लिए बट गुड्स आर स्टिल इन ट्रांजिट, तो वो भी आपका स्टॉक है। बट स्टॉक गोडाउन में नहीं है, वो कहां पर है? रास्ते में है, बट वो रास्ते का स्टॉक भी आप ही का स्टॉक है। तो स्टॉक इन टोटल कहां कहां हो सकता है? गोडाउन में हो सकता है, कस्टमर के पास हो सकता है पेंडिंग अप्रूवल, कंसाइनी के पास हो सकता है, इन ट्रांजिट हो सकता है। तो सबका स्टॉक मेरा स्टॉक है, वो मेरे स्टॉक के वैल्यूएशन में ऐड होगा। बट व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म फिजिकल स्टॉक? Physical stock means which is physically present with the business entity, yani the stock in the godown. That is the meaning of value of physical stock. समझ में ना? तो ये क्वेश्चन में स्पेसिफिकली अपने को वैल्यू ऑफ फिजिकल स्टॉक पूछा, द स्टॉक विच इज फिजिकली प्रेजेंट, excluding that's the word. the stock which is physically present in the godown. You are my student physically present in the class. You are my physical student. They are my online students. So when someone asks me how many students are you teaching, तो I count the total number of students and see, चाहे वो ऑनलाइन अटेंड कर रहे हैं या ऑफलाइन अटेंड कर रहे हैं. But when someone asks me what is the physical count of the students in your class, physical means they are physically present inside the classroom, seated inside the class. It is the students who are attending the offline class. ठीक है? तो फिजिकल स्टॉक मीन्स गोडाउन में जो है. अगर ये फिजिकल वर्ड यूज नहीं करता देन व्हाट? फिजिकल वर्ड यूज नहीं करता, सिर्फ बोलता है वैल्यू ऑफ स्टॉक ऑन 31 मार्च 2022. देन स्टॉक का मीनिंग क्या है? स्टॉक इन द गोडाउन, स्टॉक विद द कस्टमर्स पेंडिंग अप्रूवल, stock with the consignee to whom the goods are sent for sale on consignment basis, stock which is in transit yet not received though have been purchased. Stock for consignment which is kept in inventory is calculated physical stock. No, It is removed. because आप उसका मालिक नहीं है. स्टॉक मतलब अपना ओनरशिप का, Physical stock also वो आपका है ही नहीं ना स्टॉक. physical stock also referred to ownership, करेक्ट, which is owned by the business. दैट इज. हाँ, तो स्टॉक तो आप अपना स्टॉक कब बोलेगे? जब व्हेन यू ओन दैट स्टॉक. इफ यू आर नॉट ओनिंग दैट स्टॉक, हाउ कैन यू से दैट इज योर स्टॉक? जैसे मेरे पास इधर में दो स्टूडेंट मिस्टर एक्स के बैठे हुए, तो कैन नॉट से दीज आर माय स्टूडेंट्स, है ना? ठीक है, क्लियर है? तो क्या क्या समझा हमने? हमने तीन इंफॉर्मेशन, देखो 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 ध्यान से सुना. हमने सबसे पहले ये समझा कि मिस्टर एक्स का ईयर एंड हो रहा है 31 मार्च 2022 को, जिस दिन वो स्टॉक का फिजिकल काउंटिंग नहीं कर पाया, स्टॉक टेकिंग नहीं हुआ. स्टॉक टेकिंग हुआ 9 अप्रैल 2022 को, जिस दिन स्टॉक का वैल्यूएशन 2,50,000 निकाला गया. देन हमने ये देखा, बताया गया हमें, ये इंफॉर्मेशन पढ़ा हमने कि जो सेल्स एंड सेल्स रिटर्न है वो फिजिकल मूवमेंट ऑफ गुड्स के अकॉर्डिंग रिकॉर्ड होता है, एंड परचेजेस इनवॉइसेस के अकॉर्डिंग रिकॉर्ड होता है. ठीक है. देन लास्ट में हमने ये समझा, पढ़ा
कि हमें इस क्वेश्चन में, पर्टिकुलरली इस क्वेश्चन में, वैल्यू ऑफ फिजिकल स्टॉक पूछ रहा है। फिजिकल स्टॉक का मतलब क्या है? जो फिजिकली आपके गोडाउन में एट प्रेजेंट है। तो करें स्टार्ट। ये दो पैराग्राफ्स को समझना। इट वॉज फाउंड दैट sales between 31st March 2022 and 9th April 2022 as per the sales day book are rupees 17,200। तो ये 9 दिन का सेल्स है, 9 दिन का सेल्स है, 9 दिन का सेल्स। तो ये सेल्स डे बुक से पता चला है। एंड सेल्स डे बुक में सेल्स आर एंटर्ड एज एंड व्हेन द गुड्स आर डिस्पैच्ड। तो फिजिकली ये गुड्स का मूवमेंट आउट हो चुका है टू द कस्टमर्स। तो फिजिकली ये गुड्स मेरे पास प्रेजेंट नहीं है। तो सेल्स को लेकर आज सच कोई लोचा नजर नहीं आ रहा। ठीक है, तो सेल्स है, ठीक है, 17,200। परचेजेस, परचेजेस बिटवीन 31st March 2022 and 9th April 2022, ये 9 दिन का परचेजेस एज पर द परचेजेस डे बुक आर रुपीज 1200। अच्छा, परचेजेस डे बुक में 1200 का परचेजेस रिकॉर्ड हो रहा है, यानी 1200 का परचेजेस का इनवॉइस आ चुका है। क्योंकि परचेजेस डे बुक में परचेजेस आर एंटर्ड व्हेन द इनवॉइसेस आर रिसीव्ड। ओके, बट अपने को वैल्यू ऑफ फिजिकल स्टॉक पूछा है, तो आगे पढ़ते हैं। आउट ऑफ दीज गुड्स अमाउंटिंग टू रुपीज 500 वर नॉट रिसीव्ड, यानी फिजिकल स्टॉक में वो है या नहीं है? हाँ या ना? कैन नॉट हियर यू। नहीं है सर। नहीं है। तो क्या करें? 1200 में से क्या करें इसको, प्लस या माइनस? Yes. माइनस। माइनस करेंगे, बिकॉज 1200 में से 500 आउट ऑफ दीज goods amounting to rupees 500 were not received until after the stock was taken. Yani it was received after 9th April. As of 9th April, it was not received, physically not present in the godown. So what is the amount of stock present in the godown? 700. 700। Perfect. तो हम लोग 1200 में से 500 को लेस करके 700 लेंगे। अपना जो फॉर्मेट है उसमें से परचेजेस का अमाउंट 700 का लोगे। क्लियर है? देन goods invoiced during the month of March 2022। अच्छा, गुड्स का इनवॉइस बन चुका था मार्च 2022 में, बट द गुड्स रिसीव्ड ओनली ऑन 4th April। अच्छा, ये परचेज क्या हुआ? गुड्स के बारे में बात हो रहा है। गुड्स रिसीव्ड ओनली ऑन 4th April, गुड्स रिसीव यानी परचेज किया होगा। तो परचेजेस का एंट्री रिकॉर्ड किस दिन होता है? जब बिल बन जाता है, when the invoices are received। So goods invoiced during the month of March 2022, so इसका इनवॉइस मार्च 2022 में बन चुका था, इनवॉइस रिसीव हो चुका था, तो मार्च 2022 में ही ये परचेजेस में रिकॉर्ड हो गया था। बट क्या ये मार्च 2022 में रिसीव हुआ? फिजिकली नहीं। कब हुआ? 4th April। 4th April। तो ये 9 दिन में रिसीव हो चुका है। ठीक है, मतलब ये 9 दिन में ये 1000 रुपए का गुड्स रिसीव हुआ है। यस और नो? Yes sir। रिसीव हुआ है तो फिजिकल स्टॉक काउंट करते टाइम, फिजिकल स्टॉक का वैल्यू निकालते टाइम क्या करना है? वेरी सिंपल, एड या लेस? बोलो जल्दी से। लेस। लेस, वेरी नाइस। ठीक है, क्यों बोलो तो? क्योंकि सर रिसीव नहीं हुआ था फिजिकली। कब? प्रेजेंटली टिल? रिसीव नहीं हुआ था पहले मार्च में, बट अभी 4th अप्रैल को रिसीव एक्सीलेंट हुआ। एक्सीलेंट, हैट्स ऑफ। 31st March 2022 तक ये फिजिकली रिसीव नहीं हुआ था।
वेरी नाइस सुपर। ये होता है ना परफॉर्मेंस, राइट? ओके, नाउ तो सब कुछ क्लियर है भी। रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट इज 33 1/3% ऑन कॉस्ट। अभी तो पोयम से 25% ऑन सेल्स। ठीक है, ओके चलो बस करो अब, स्माइल करो और शुरू हो जाओ। सर आंसर आ गया मेरा। क्या है बेटा, बोल। 2,53,600। 2,63,000। 53। नहीं वो तो आंसर नहीं है, बट मतलब मेरे पास जो है वो तो नहीं है, जहां तक मेरे को याद है। देखते एक बार, देखो जरा एक बार रीचेक कर लेना बेटा। मैं आपको आंसर बताऊं, आंसर आई थिंक 2,61,200 है। रेडी? हाँ सर, मैंने 700 माइनस नहीं किया था, इसलिए आंसर गलत आ रहा था। Subtracting from purchase, then automatically it will be added on closing stock entry. वो मैथ अपने नहीं कर सकते। देखो, 2,62,200 हमने कैलकुलेट किया वो स्टेटमेंट को यूज करके।
बट इसमें से 1000 का गुड्स 31 मार्च तक फिजिकली रिसीव नहीं हुआ था। ठीक है, The word physical was not mentioned in whole amount. तो उसको लेस कर रहे अपने। अभी देखो आंसर आया अपर्णा। हाँ सर, मैं आंसर आ गया। हम्म हम्म एग्जाम में यू फॉलो माई अप्रोच ओनली, एग्जाम में डू नॉट सडनली चेंज द अप्रोच, यू फॉलो वट एवर आई एम टीचिंग। इधर में यू फॉर द पर्पस ऑफ डिस्कसिंग क्लैरिफिकेशन यू आस्क, बट एग्जाम में यू फॉलो माई अप्रोच। एग्जाम में डू नॉट थिंक कि नहीं एक बार ऐसे कर लेते हैं, है ना, नॉट डूइंग अ ट्रायल रन ना। फर्स्ट अटेम्प्ट इज इक्वल टू ऑलवेज द फाइनल अटेम्प्ट। ठीक है, ओके। सो प्रैक्टिकल क्वेश्चन 1 डन। अभी प्रैक्टिकल क्वेश्चन 3 टाइप 4। प्रैक्टिकल क्वेश्चन 3 इज टाइप 4। वेरी इजी बेटा, वेरी इजी, वेरी इजी। ठीक है, ठीक है, टाइप 4 का क्वेश्चन। तो डिस्कस करते हैं टाइप 4 का क्वेश्चन कैसे होता है, कैसा होता है, कैसा पता करेंगे कि टाइप 4 के क्वेश्चन ये वाला है, कैसे पता करेंगे टाइप 4 के क्वेश्चन कौन से है, एंड इसको सॉल्व करने का क्या अप्रोच है, सब डिस्कस करते हैं विद दिस क्वेश्चन 3। मेरे साथ रीड करना, मेरे आगे रीड नहीं करना है। द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ हनुमान showed a net profit of rupees 6 lakh, which means what? Profit and loss account has been prepared, calculated. We calculate profit and loss account. Okay. We prepare profit and loss account. ठीक है, so profit and loss account has been prepared, which is showing a net profit of rupees 6 lakh. यानी फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर हो चुके हैं। आफ्टर considering the closing stock of rupees 3,75,000 on 31st March 2022। तो फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर करते टाइम क्लोजिंग स्टॉक 3,75,000 का लिया है ऑन 31st मार्च, ईयर इज एंडिंग ऑन 31st मार्च 2022। क्लोजिंग स्टॉक फाइनल अकाउंट्स में किधर आता है? ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में। क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में एंड बैलेंस शीट के एसेट के साइड में। Yes. तो 3,75,000 का हम ले चुके हैं। तो सर इस क्वेश्चन में तो क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है, ठीक है, हम तो करना क्या है, यही है टाइप 4 का क्वेश्चन। ठीक है, टाइप 4 के क्वेश्चन में करना क्या है समझते हैं। Subsequently means after preparation of final accounts, the following information was obtained from scrutiny, thorough checking
of the books. You're getting the feeling of rectification of errors after preparation of final accounts. तो ये पॉइंट नंबर 1 to 5 अपने को स्क्रूटिनी करने पर पता चला. करना क्या है? कैलकुलेट द वैल्यू, यानी यू नीड टू recalculate the value of stock on 31st March 2022 and the adjusted net profit. So when you're doing rectification of errors after preparation of final accounts, how do you rectify the nominal accounts? Through profit and loss adjustment account. So adjusted net profit. So profit and loss adjustment account बनाना है, लेजर अकाउंट बनाना है, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट बनाना है और बनाकर उसमें से एडजस्टेड नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करके दिखाना है फॉर द ईयर एंडेड 31st, फॉर द ईयर एंडेड ऑन दैट डेट 31st March 2022. यानी टाइप 4 के क्वेश्चन में क्या करना है अपने को? एडजस्टेड नेट प्रॉफिट एंड रिकैलकुलेट द वैल्यू ऑफ स्टॉक ऑन द क्लोजिंग डेट. टाइप 4 के क्वेश्चन को आप पकड़ोगे कैसे? ईयर के एंड का प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट और क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ रहेगा एंड some errors are detected after the accounts are finalized, after the final accounts are prepared. Errors are detected after the final accounts are prepared. उसके बाद आपको नेट प्रॉफिट को एडजस्ट यानी रेक्टिफाई करके देना है विद द करेक्ट अमाउंट ऑफ वैल्यू ऑफ स्टॉक. ठीक है, ये टाइप 4 का क्वेश्चन. तो वेरी इजी. तो टाइप 4 के क्वेश्चन में दो रिक्वायरमेंट है, एडजस्टेड नेट प्रॉफिट एंड दूसरा वैल्यू ऑफ स्टॉक. तो अपने को दो चीज करना है. दो चीज क्या है? वी विल प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट एंड अ स्टेटमेंट टू शो द वैल्यू ऑफ स्टॉक ऑन 31st March 2022. ठीक है, तो अपने पहले एग्जाम में भी ऐसे ही करेंगे. Adjustment account should be zero balance. नो, देखो अभी कैसे हो सकता है बेटा? Already have calculated a net profit ना. So a profit and loss adjustment account will start with rupees 6 lakh net profit already calculated. Right. Closing balance. No, adjusted net profit वो जो 6 लाख वो तो सस्पेंस अकाउंट का होता है. Suspense account gets squared off. Profit and loss adjustment account never gets squared off. Profit and loss adjustment account का purpose is to adjust the net profit, यानी correct the net profit after making all the rectifications. तो फिर वो net profit जो हमने निकाला in the profit and loss adjustment account उसको हम ट्रांसफर कर देंगे in the balance sheet. Balance sheet is the corrected net. चलो क्वेश्चन 3 प्रिपेयर करो. Like that. First we will make a statement of it. अपने को एग्जाम में क्या करना है? कॉपी का जो फर्स्ट हाफ ऑफ द पेज है, first half of the page, no left hand side, right hand side, or if you want you can do left hand side, right hand side also, but first half of the page profit and loss adjustment account, the last half of the page statement showing value of inventory. पीछे
हमें ऑलरेडी 31 मार्च 2022 का वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक एक बार निकाल कर दिया हुआ है। वो कितना है? 3,75,000। So this becomes our starting point of the statement. इसी 3,75,000 को अपने को recalculate करना है and find out the correct value of stock on 31st March 2022. तो जो स्टेटमेंट हम बना रहे हैं शोइंग वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री ऑन 31st March 2022, उसका स्टार्टिंग पॉइंट ये 3,75,000 है। तो अपने स्टेटमेंट में लिखेंगे, देखो, राइट वैल्यू ऑफ, कीप राइटिंग, ब्रैकेट्स में एज गिवन 3,75,000 and also profit and loss account has been prepared which is showing a net profit of rupees 6 lakh. तो ये मेरा प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट का स्टार्टिंग बैलेंस है। इसी अमाउंट को एडजस्ट करके आफ्टर डूइंग ऑल द रेक्टिफिकेशंस हम लोग को करेक्ट नेट प्रॉफिट निकाल कर देना है। तो इसको हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाय नेट प्रॉफिट has given কত 6 lakh okay ठीक है। नाउ वी आर रेडी। तो आई एम सपोजिंग दैट क्या रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स डेफिनेटली क्लास में कर लिया हमने, तो आई एम सपोजिंग दैट कि आपके वो दिमाग में है, ठीक है। जस्ट वन पॉइंट टू रिकॉल इज after the accounts are finalized, any rectification journal entry involving a nominal account, income or expense account, will affect my profit and loss adjustment account. Okay, चलो डिस्कस करते हैं। पॉइंट 1, परचेजेस फॉर द ईयर इंक्लूडेड 15,000 paid for new electric fittings for the shop. शॉप के लिए नए इलेक्ट्रिक फिटिंग्स परचेज किए 15,000 का, तो उसको फर्नीचर एंड फिक्चर्स में डालने की जगह परचेज अकाउंट में डाल दिए। तो रेक्टिफिकेशन एंट्री इज इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेजेस। अब परचेजेस इज अ नॉमिनल अकाउंट which has already been closed in the accounting year end by transfer to the trading account. So in place of two purchases, we shall use two profit and loss adjustment account. So entry will be electric fittings account debit to profit and loss adjustment account. So profit and loss adjustment account के credit side में by electric fittings, $15,000 ना। Rectification entry is electric fittings account debit to profit and loss adjustment account 15,000. Okay. Hanuman gave away goods valued at rupees 40,000 as free samples for which no entry was made in the books of accounts. So rectification करने के लिए journal entry pass करना है। Journal entry when goods are distributed as free samples.
एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट, और ये दोनों ही अकाउंट नॉमिनल अकाउंट है जो ऑलरेडी ईयर के एंड में क्लोज हो चुका है बाय ट्रांसफर टू ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो इन दोनों अकाउंट के प्लेस में वी शैल यूज प्रॉफिट एंड लॉस adjustment account. So entry will be what? Profit and loss adjustment account debit to profit and loss adjustment account. Advertisement. Correct. So advertisement account debit to purchases के जगह profit and loss adjustment account debit to profit and loss adjustment account. Okay. Doubt है? बोलो. हाँ, in ledger what should we write? You do not write anything. Or if you want to write, you have to write both sides. So it's better you we write in the note. देखो rectification entry for goods distributed as free samples will not affect the amount of net profit. Rectification entry for goods distributed as free samples will not affect the amount of net profit. So no, so it has not been shown. So no entry is shown in the shown in the profit and loss adjustment account. Profit will be excess. आपने एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस को डेबिट करने के बजाय वो अमाउंट परचेजेस में डेबिट है, then so it will not affect the net profit ना. 40,000 का एंट्री पास नहीं हुआ मतलब क्या? 40,000 इज इंक्लूडेड इन द अमाउंट ऑफ परचेजेस, तो उसको हमें परचेजेस में से निकालकर एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस में डालना था। एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस इज एक्सपेंस, पीएल के डेबिट में आता है वो। ठीक है, तो ऑलरेडी तो वो डेबिट साइड में है ही, इसलिए इसका इफेक्ट नेट प्रॉफिट पर, Gross profit was less. नेट प्रॉफिट पर इफेक्ट नहीं आएगा। हाँ, ग्रॉस प्रॉफिट मेरा कम है, नेट प्रॉफिट मेरा ज्यादा है। अच्छा, amount of नेट प्रॉफिट मेरा ज्यादा नहीं है, नेट प्रॉफिट इज करेक्ट। net profit is correct. नेट प्रॉफिट इज करेक्ट, नेट प्रॉफिट इज करेक्ट, नेट प्रॉफिट में इसका कोई इफेक्ट नहीं है। So net profit is also wrong. नो, इट इज नॉट रॉन्ग। Yes, sir. No. नेट प्रॉफिट इज करेक्ट, व्हाई? बिकॉज वो अमाउंट परचेजेस में इंक्लूडेड है, तो आपका ग्रॉस प्रॉफिट कम है, तो आप वो ग्रॉस प्रॉफिट पीएल के क्रेडिट साइड में लेकर आए बाय ग्रॉस प्रॉफिट, वो कम है।
फिर पीएल के डेबिट साइड में तो आपने एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस 40,000 का नहीं लिया है, तो एक्सपेंस भी कम है डेबिट साइड में। इनकम साइड में क्रॉस प्रॉफिट कम है, तो नेट प्रॉफिट में देर इज नो इफेक्ट। Direct from purchase and adding. हाँ, Direct from the purchase. समझ में आया? नेट प्रॉफिट में इसका कोई इफेक्ट नहीं है, ग्रॉस प्रॉफिट कम होकर रखा हुआ है, एनपीएल का डेबिट साइड भी कम है, तो दैट इफेक्ट इज कैंसलिंग इट आउट। Yeah, trading it is increasing and PL it is decreasing. That's the net effect. ठीक है, चलो, इसे बेसिकली एक एक्सपेंस अकाउंट को क्रेडिट करना चाहिए था, दूसरे एक्सपेंस अकाउंट को डेबिट करना चाहिए था। Entry is rectification entry is advertisement expense account debit to purchases account. That is the rectification entry. यानी परचेजेस के खर्चे में से निकालकर उसको आपको एडवर्टीजमेंट के खर्चे में डालना था, तो एक खर्चे से में से निकालकर दूसरे खर्चे में ही डालना है, तो रहेगा तो वो खर्चा ही मेरा, तो इसलिए नेट प्रॉफिट में कोई इफेक्ट आएगा नहीं उसमें। और रेक्टिफिकेशन एंट्री आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स इज प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, तो इसलिए इसको हम प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट में दिखा नहीं रहे हैं। रोमन 3, इनवॉइसेस फॉर गुड्स, ये करके दो। इनवॉइसेस फॉर गुड्स अमाउंटिंग टू रुपीज 2,50,000 हैव बीन एंटर्ड ऑन 27th March 2022। एंटर मतलब जर्नल एंट्री, पास हो चुका है। 2,50,000 invoices for the goods amounting to rupees 2,50,000, but the goods were not included in stock, यानी ये क्लोजिंग स्टॉक में इंक्लूड नहीं हुआ है, तो इसको हमें क्लोजिंग स्टॉक में इंक्लूड करना है, एज सिंपल एज दैट। तो क्लोजिंग स्टॉक को कैलकुलेट करने के लिए हम एक स्टेटमेंट बना रहे हैं, तो वो स्टेटमेंट में हमें 2,50,000 को क्या करना है, ऐड करना है। जब ये गुड्स परचेज किए थे, इनवॉइस आया था, तो ये बुक्स में एंटर हो गया था, यानी परचेजेस का एंट्री पास हो चुका है, बट ये गुड्स को हमने स्टॉक में इंक्लूड नहीं किया है। गुड्स वर नॉट इंक्लूडेड इन द स्टॉक, यानी अपना काम एकदम सिंपल है, हमें इन गुड्स को अपने स्टॉक में इंक्लूड करना है। इंक्लूड करने का मतलब इसको स्टॉक में ऐड करना है, तो हम जो वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री का स्टेटमेंट बना रहे हैं उसमें ये ऐड हो जाएगा। देखो, राइट, So you have to deduct the electric fittings. वेट, क्या? Electric fittings are going to deduct statement. ये तो स्टॉक नहीं है ना, ये तो इलेक्ट्रिक फिटिंग्स है, इलेक्ट्रिक फिटिंग स्टॉक। Deduct the वाई? purchase. वो तो परचेजेज है। स्टॉक, स्टॉक मीन्स अनसोल्ड गुड्स, समझ में आया ना? स्टॉक मीन्स 31 March 2022 को जो स्टॉक है आपके पास अनसोल्ड, ठीक है? परचेजेज इज नॉट स्टॉक। परचेज जब अपने करते हैं तो उसको जब बेचते हैं तो इट बिकम्स कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, इफ इट इज नॉट सोल्ड आउट इट बिकम्स क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है? समझ में आया? क्लियर है ना? लिखो,
अब मेरे को बताओ, इधर में अगर अपने 2,50,000 स्टॉक में ऐड कर, तो ये क्लोजिंग स्टॉक मेरा इंक्रीज हो रहा है, करेक्ट। तो ये मेरा प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट के क्रेडिट साइड में आएगा, बिकॉज क्लोजिंग स्टॉक मेरा ट्रेडिंग अकाउंट के बाई साइड में आता है। अब आप क्लोजिंग स्टॉक का अमाउंट को इंक्रीज कर रहे हैं, तो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट के बाई साइड में आ जाएगा 2,50,000। ये सुन, एग्जाम में भी ऐसे ही करना। दिस विल रियली इंप्रेस द एग्जामिनर इफ यू राइट द डेट्स ओवर हियर। अब अगर मैं डेट्स मेंशन करके क्या बता रहे हैं कि ये इस दिन का स्टॉक आपने इधर में डाला है, पीएल एडजस्टमेंट का एक ही मतलब, पीएल अकाउंट तो अपने ईयर एंड में बनाते हैं ना। ओके, इन मार्च 2022 goods of rupees 2 lakh sold and delivered, यानी मार्च में ही सेल हो चुका है, वो टेकन इन द सेल्स फॉर अप्रैल 2022। व्हाई? सेल कब हुआ है? मार्च में। तो इसका सेल मार्च के महीने में रिकॉर्ड होना चाहिए, अकाउंटेंट ने इसको अप्रैल में रिकॉर्ड कर लिया, तो हम तो मार्च का प्रॉफिट को एडजस्ट कर रहे हैं, तो मार्च में इसका सेल को लेना पड़ेगा। ऑन विच साइड? क्रेडिट साइड। सो बाय सेल्स। हम्म, नहीं कितना अमाउंट है देखो, 2 लाख। ये तो ऑलरेडी सोल्ड है ना, ये तो सेल हो चुका है, सोल्ड एंड डिलीवर्ड, वो भी मार्च में। ठीक है, तो इट इज सेल्स। 5 में आ जाओ। गुड्स costing rupees 75,000 were sent on sale or return in March 2022. The goods were sent on sale or return in March 2022 at a margin of profit of 33.1/3% on cost. On cost। और इधर में देखो ना, इत्तेफाक से हमें कॉस्ट ही दिया हुआ है, तो सिंपली 33.1/3% हम लोग 75,000 पर कैलकुलेट कर देंगे, तो हमें 1/3, करेक्ट, तो हमें प्रॉफिट का अमाउंट मिल जाएगा। 33.1/3% इज 1/3, 75,000 का 1/3 इज 25,000। तो ये जो हमने गुड्स को सेंड किया है ऑन सेल और रिटर्न बेसिस, इसका सेल्स वैल्यू, जब गुड्स को हम सेंड करते हैं तो एज अ सेल रिकॉर्ड करते हैं, जब गुड्स को हम सेंड करते हैं ऑन रिटर्न और ऑन ऑन अप्रूवल और रिटर्न बेसिस, तो हम उसको एज अ सेल रिकॉर्ड करते हैं, एंड सेल्स को हम सेल्स वैल्यू पर रिकॉर्ड करते हैं, सेल्स वैल्यू मेरा 1 लाख है। तो जब गुड्स को भेजा ऑन अप्रूवल और रिटर्न बेसिस इन मार्च 2022, तो उसको एज अ सेल रिकॉर्ड किया। सेल हम सेल्स वैल्यू पर रिकॉर्ड करते हैं, सेल्स वैल्यू इसका 1 लाख है,
तो ये सेल्स वैल्यू ₹1 लाख में रिकॉर्ड हुआ एज अ सेल, डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 1 लाख। अब आगे क्या बोला हुआ, दो अप्रूवल वाज गिवन इन अप्रैल 2022, अप्रैल 2022 में अप्रूवल मिला, यानी व्हाट इज द पोजीशन ऑन 31st March 2022? द अप्रूवल इज पेंडिंग। सो व्हेन द अप्रूवल इज पेंडिंग, हम लोग दो एंट्रीज पास करते हैं। हम लोग सबसे पहले जो सेल रिकॉर्ड हुआ था उसको रिवर्स कर देते हैं। सेल्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट, सेल्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट, सेल्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट, सेल्स नॉमिनल अकाउंट ऑलरेडी क्लोज हो चुका है, तो सेल्स अकाउंट की जगह प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट, है ना। सो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट, पहले कर लेते हैं इसको, करो। तो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट के डेबिट साइड में टू डेटर्स अकाउंट 1 लाख। ठीक है, तो चलो एक काम तो हुआ, एक और एंट्री पास करते हैं अपने इसको। एक और एंट्री क्या पास करना है, इन्वेंट्री इज लाइंग विद कस्टमर्स अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट, यस और नो? बिकॉज क्योंकि अप्रूवल इज पेंडिंग, ये अनसोल्ड गुड्स है, अनसोल्ड गुड्स यानी बिजनेस एंटिटी इसका ओनर है, तो ये बिजनेस एंटिटी का एज अ क्लोजिंग स्टॉक अनसोल्ड गुड्स ट्रीट होगा, जिसके लिए एंट्री पास होता है, इन्वेंट्री इज लाइंग विद कस्टमर्स अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। बट ये एंट्री हम एट कॉस्ट पास करेंगे, because inventories are valued at cost or NRV, whichever is lower. Cost is 75,000, NRV is 1 lakh, lower is 75,000, तो इसको कॉस्ट में वैल्यूएशन करेंगे, तो इसका वैल्यूएशन 75,000 है, यानी इन्वेंट्रीज अलाइंग विद कस्टमर्स अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट 75,000 टू ट्रेडिंग, यानी ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड, यानी प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाय इन्वेंट्रीज lying with by inventory is lying with customer rupees 75,000, और ये मेरा स्टॉक भी है, दो फिजिकली, लिसन अंडरस्टैंड, फिजिकली ये वेयरहाउस गोडाउन में नहीं है, बट किसके पास है, कस्टमर के पास है, तो है तो ये मेरा स्टॉक ही। और ये वाले क्वेश्चन में फिजिकल स्टॉक नहीं पूछे, सिर्फ स्टॉक, तो ये इधर में ऐड हो जाएगा। इन्वेंट्री इज लाइंग विद कस्टमर्स, सिंपल, lying with customers okay. These goods were taken as sales for March, वो तो हम लोग करते हैं, when the goods are sent on sale or return basis it is recorded as a sale, clear है, ठीक है, ओके okay. हो गया सारा, एडजस्टमेंट्स देख लो। अभी फाइनली वी प्रोसीड टू कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ adjusted net profit, चलो करो।
There is an error of 440 lakh. कोची से ठीक है, डन, Yes, क्लियर है सबको? क्लियर, एक बार रिस्पॉन्ड करो। yes, sir. Yes, sir. ठीक है, That one electricity. Now, यस बेटा, electrical. व्हाट, Now, बोलो बोलो। it will also not shown वाई? because it was included in purchase instead of. हाँ, सो इलेक्ट्रिक फिटिंग्स इज एसेट नॉट एक्सपेंस। समझ में आया ना? एसेट एंड एक्सपेंस। इलेक्ट्रिक फिटिंग इज एसेट, परचेज इज एक्सपेंस। Electricity is not इट इज एरर ऑफ प्रिंसिपल। ठीक है, दिस विल नॉट अफेक्ट द ट्रायल बैलेंस। आपका डाउट का सोल्यूशन ये है, ये वाला जो एरर है इसके कारण सस्पेंस अकाउंट अराइज नहीं होगा, बिकॉज आपने इलेक्ट्रिक फिटिंग्स को डेबिट करने की जगह परचेजेस को डेबिट कर दिया है। सस्पेंस अकाउंट विल नॉट गेट इफेक्टेड। दैट इज द सोल्यूशन टू योर डाउट, आंसर टू योर डाउट, है ना? बट ये पीएल के नेट प्रॉफिट को इफेक्ट करेगा एंड बैलेंस शीट के एसेट को इफेक्ट करेगा। ठीक है, reducing the loss. Because it was included. ठीक है, और कुछ डाउट था? That's over. अप्रूवल तो क्लियर हो गया ना? ठीक है, तो अभी हाँ डेफिनेटली देखो, आज अपने यहीं पर स्टॉप कर रहे हैं। एक और क्वेश्चन बचा हुआ है, क्वेश्चन 4, दैट वी शैल टेक अप इन द नेक्स्ट क्लास, बिकॉज इसके लिए थोड़ा टाइम लेकर अपने करेंगे इसको अच्छे से डिटेल में। एंड बिफोर द नेक्स्ट क्लास इट इज इंपॉर्टेंट कि आप सबसे पहले तो इलस्ट्रेशन 6 to 10 को रिवाइज करोगे। रिवीजन मीन्स व्हाट? रिटन प्रैक्टिस, not just taking the study material and the copy and not doing that dance. ठीक है, revision means written practice करोगे, then you solve illustration 2, sorry, practical question 2, practical question 2, this one, type 2 from illustration, like illustration 8. So practical question 2 को solve करो, then उसके बाद practical question 1 and 3 का भी written practice करो। यू ज्वाइन द नेक्स्ट क्लास, आप देखना कि आपका इन्वेंटरीज में कॉन्फिडेंस कितना बढ़ गया है। तो क्या करना है अपने को? 3 चीज करना है। फर्स्ट स्टेप में इलस्ट्रेशन 6 to 10 रिटन प्रैक्टिस। स्टेप 2, सॉल्व प्रैक्टिकल क्वेश्चन 2 which is type 2, same as illustration 8. Step 3, practical question 1 and 3 का written practice. Do this religiously. देखो जो स्टूडेंट्स मेरा बात को एकदम रिलीजियसली फॉलो करते हैं, ठीक है, अब आई एम नॉट अ पुलिस, आई एम नॉट अ सार्जेंट कि मैं आपके पीछे डंडा लेकर की बच्चीश बच्चीश ना करना, आई कैन नॉट डू दैट ना। मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल होता तो मैं आपके घर डंडा लेकर पहुंच भी जाता, बट ठीक है, बट वो आने जाने में बहुत टाइम लगेगा, तो नॉट डूइंग दैट। ठीक है, तो वो कर नहीं सकते। ठीक है, तो इसीलिए खुद से अपने को समझना पड़ेगा
मैं यही बोला था कि जिन जो स्टूडेंट्स ने रिलीजियसली मेरे सारे बातों को फॉलो किया है, मेरे सारे इंस्ट्रक्शंस को फॉलो किया है, दे हैव स्कोर्ड, ऑल दो स्टूडेंट्स who have followed, each and every student जिसने मेरे इंस्ट्रक्शंस को फॉलो किया, डेफिनेटली सारे स्टूडेंट इंस्ट्रक्शंस को फॉलो नहीं भी करते, तो जिन्होंने फॉलो किया है, सेलेक्टेड स्टूडेंट्स हैं, उन लोगों ने फर्स्ट अटेम्प्ट में 86 प्लस लेकर आया है इन अकाउंट्स, and some of them are chartered accountant as on this date, completed CA, 2 साल हो भी चुके, working, still in touch, grateful कि I taught them in foundation and intermediate. समझ में आया ना? तो they have followed instructions point to point. When I say do written practice, means it should be written practice. It should not be written practice মানে কি একটা मतलब একটা কাগজ নিলাম, অ্যামাউন্ট গুলোটা যোগ করলাম, মাইনাস করলাম, অ্যাড লেস করে হয়ে গেল রিটেন প্র্যাকটিস না। स्टेटमेंट लिखे प्रॉपर वे में रिटन प्रैक्टिस, ठीक है? सो फॉलो माय इंस्ट्रक्शंस पॉइंट टू पॉइंट, आई एम टेलिंग इट इज गेटिंग रिकॉर्डेड आल्सो. इफ यू फॉलो माय इंस्ट्रक्शंस पॉइंट टू पॉइंट, definitely you shall get plus 86, 86 and plus 86 as per the history and proven records. बट वो चेक करने के लिए मैं आपके पीछे डंडा लेकर नहीं बैठ सकता, ठीक है? ये काम आपका है, ये जिम्मेदारी आपका है पूरा, ठीक है? ओके, सो वी आर कॉलिंग इट अ डे. आज अपने यहीं पर स्टॉप कर रहे हैं, नेक्स्ट क्लास इसको कंटिन्यू करेंगे एंड वी शैल सॉल्व प्रैक्टिकल क्वेश्चन 4, ठीक है? चलो देन आज के लिए इतना ही. थैंक यू सो मच एंड बाय, टेक केयर.